नमस्कार। आज कहानी एक ऐसे राजकुमार की जिसने अपना सब कुछ खो दिया, अपना राज्य, अपनी जमीन, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। वही शख्स जिसने हर मुश्किल को धत्ता बताकर इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखी। अब देखिए, बाबर की कहानी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसके खानदान को देखना होगा। उसकी रगों में सिर्फ शाही खून नहीं था, बल्कि इतिहास के दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। सोचिए, एक तरफ थे तैमूर, जिसने पूरे मध्य एशिया को रौंद डाला था, और दूसरी तरफ चंगेज खान, जिसका तो नाम ही काफी था। तो ये जो तुर्क और मंगोल विरासत का मेल था ना, यही बाबर की पहचान थी, और यही उसकी कभी न खत्म होने वाली महत्वाकांक्षा की वजह भी। लेकिन इतना शानदार खानदान होना कामयाबी की कोई गारंटी तो नहीं होता है ना। सच तो ये है कि बाबर की शुरुआती जिंदगी लगातार हार और मायूसी से भरी हुई थी। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके पास अपना कहने को कोई राजपाट था ही नहीं। और मजे की बात यह है कि यही संघर्ष आगे चलकर उसकी किस्मत को गढ़ने वाला था। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 11 साल का एक बच्चा। साल था 1494। पिता की मौत हुई और इस नन्हे से बाबर को मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना का राजा बना दिया गया। अरे वो तो खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन उसे सीधा सत्ता और साजिशों के खूनी खेल में धकेल दिया गया था। बाबर का ना बस एक ही सपना था, एक ही जुनून, और वो था समरकंद। ये उसके महान पुरखे तैमूर की शानदार राजधानी हुआ करती थी, सिल्क रूट का दिल। तो इसे जीतना उसके लिए कोई मामूली मिलिट्री टारगेट नहीं था, नहीं, बल्कि ये अपने खानदान की विरासत को वापस पाने की जिद थी। उसके शुरुआती सारे के सारे हमले, सारी लड़ाइयां बस इसी एक शहर के इर्द गिर्द घूमती रहीं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उसकी शुरुआती जिंदगी की उथल-पुथल को साफ दिखाती है। देखिए जरा, 1497 में उसने समरकंद जीता तो सही, पर फौरन ही उससे गंवा भी दिया। फिर 1504 में काबुल पर कब्जा करके ठिकाना तो मिल गया, लेकिन अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि पर पकड़ बनाने की उसकी हर एक कोशिश नाकाम होती गई। मतलब आखिर में वो एक ऐसा राजकुमार बनकर रह गया जिसके पास न कोई घर था, न कोई राज। तो जब मध्य एशिया में उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं, जब उसे लगा कि अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता, तब बाबर ने अपनी महत्वाकांक्षा का रुख एक बिल्कुल नई दिशा में मोड़ दिया। उसकी नजरें अब टिक गई थीं भारत की विशाल और दौलतमंद जमीन पर, एक ऐसी जमीन जो एक नए साम्राज्य का वादा कर रही थी। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत ही क्यों? देखिए, वजहें साफ थीं। पहली और सबसे बड़ी वजह थी दौलत। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे। दूसरी वजह, यहाँ की राजनीतिक फूट। भारत उस वक्त छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में ही लड़ मर रहे थे। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, उसे अंदर से ही बुलावा आया था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी जैसे सरदार खुद उसे दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ मदद के लिए बुला रहे थे। और फिर जब बाबर भारत आया, तो उसके लड़ने के तरीकों ने जैसे जंग की पूरी कला ही बदल डाली। उसने ऐसी नई स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि अपने से कई कई गुना बड़ी सेनाओं को धूल चटा दी। चले देखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तारीख थी 20 अप्रैल 1526। भारतीय इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। पानीपत का मैदान, जहां बाबर की मुट्ठी भर सेना का सामना था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की विशाल बहुत बड़ी सेना से। ये वो लड़ाई थी जो हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाली थी। बाबर का सबसे बड़ा हथियार, उसकी तुलगुमा युद्ध नीति। अब ये काम कैसे करती थी जरा समझिए। स्टेप 1, सबसे पहले तोपों से दुश्मन की सेना के बीचों बीच जबरदस्त गोलाबारी करके खलदली मचा दो। स्टेप 2, फिर फुर्तीले घुड़सवारों की टुकड़ियां दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लेंगी। और फाइनली स्टेप 3, पीछे से हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दो। ये उस जमाने के हिसाब से एक बिल्कुल क्रांतिकारी तरीका था। लेकिन पानीपत में बाबर की जीत सिर्फ तुलगुमा की वजह से नहीं हुई। नहीं, उसके पास एक और ब्रह्मास्त्र था, तोपें। सोचिए, उस वक्त भारतीय सेनाओं के लिए ये एक बिल्कुल नई और खौफनाक चीज थी। और इन तोपों को चलाने वाले कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे मास्टर गनर्स, जिन्होंने दुश्मन की सेना में सचमुच तबाही मचा दी थी। पानीपत जीतना तो बस पहला कदम था। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। ठीक 1 साल बाद बाबर का सामना हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा की जबरदस्त राजपूत सेना से। और ये जो खानवा की लड़ाई थी ना,
ये पानीपत से भी कहीं ज्यादा बड़ी और फैसलाकुन होने वाली थी। कहते हैं कि राणा सांगा की सेना का जोश और हिम्मत देखकर बाबर के सिपाही डर से कांपने लगे थे। तब बाबर ने एक दिमागी चाल चली, एक असली मास्टर स्ट्रोक। उसने सबके सामने शराब छोड़ने की कसम खाई, मुसलमानों पर लगने वाला तमगा टैक्स खत्म कर दिया और इस लड़ाई को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। बस इस एक ऐलान ने उसकी हारी हुई फौज में जीत का ऐसा जुनून भर दिया कि पूछिए मत। तो इन दोनों लड़ाइयों का मतलब क्या था? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। पानीपत की लड़ाई ने भारत में मुगल साम्राज्य का दरवाजा खोला था, बस खोला था, लेकिन खानवा की जीत ने उस दरवाजे को हमेशा के लिए मजबूती से बंद किया और उस पर मुगल सल्तनत की पक्की मोहर लगा दी। सही मायनों में यहीं से भारत में मुगल हुकूमत की असली और ठोस शुरुआत हुई। लेकिन बाबर की शख्सियत सिर्फ एक लड़ाके तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, तलवार के अलावा उसके कलम में भी उतना ही जोर था। वो एक विजेता से कई ज्यादा था। तो चलिए अब बाबर के उस पहलू को जानते हैं जो लड़ाइयों के शोर में अक्सर कहीं खो सा जाता है। एक लेखक, एक कवि और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उसकी जिंदगी। उसकी दरियादिली के किस्से भी बहुत मशहूर थे। आपको पता है, पानीपत की जीत के बाद जो भी दौलत मिली, उसने उसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि काबुल के हर एक नागरिक को, हर एक को एक एक चांदी का सिक्का तोहफे में दे दिया। इसी दरियादिली की वजह से लोग उसे प्यार से कलंदर पुकारने लगे, यानी देने वाला। ये दिखाता है कि बाबर कितना मल्टी टैलेंटेड था। देखिए, एक तरफ तो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी, जो आज भी तुर्की लिटरेचर का एक हीरा मानी जाती है। दूसरी तरफ उसने मुबय्यन नाम से कविताएं भी लिखीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उसने सड़कों को नापने के लिए गज़े-बाबरी नाम का एक स्टैंडर्ड यूनिट शुरू किया। भारत में लगातार जंगों और भागदौड़ के बाद आखिरकार 27 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर बीमार पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। हालांकि उसकी एक आखिरी ख्वाहिश थी और उसी के मुताबिक उसके जिस्म को बाद में काबुल ले जाया गया और वहीं दफनाया गया। वही काबुल जिस शहर से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, बाबर को हम किस रूप में याद रखें? इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो एक जबरदस्त जनरल था, एक महान सेनापति। लेकिन क्या वो एक एम्पायर बिल्डर, एक साम्राज्य निर्माता भी था? उसने एक बहुत बड़ा इलाका तो जीत लिया, ये सच है, पर उसे संभालने, उसे संवारने का उसे वक्त ही नहीं मिला। तो क्या वो सिर्फ एक विजेता था या फिर एक दूर की सोचने वाला संस्थापक? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास आज भी तलाश रहा है।